नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है, इसमें मार्च 2025 का संस्करण मैं आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और इस मार्च 2025 के संस्करण में जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स दिया गया है। ये इसी प्रकार से छपती है, इसमें एक महीना पीछे का करंट अफेयर्स दिया जाता है। तो मित्रों, इसके कई जो अलग अलग सेक्शंस हैं समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए, उनको मैं ऑलरेडी अपने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। आज इसी क्रम में मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समझौते व संधियां, इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी मुद्दे हैं दो चार, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जहां जरूरत समझूंगा वहां पर आपको उसका विश्लेषण करूंगा, उसको समझाऊंगा भी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो समय समय पर अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर, इसमें है ब्रिक्स का विस्तार। हाल ही में इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। सऊदी अरब को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। आप समझ सकते हैं कि जो सऊदी अरब है वो अमेरिका का बहुत प्रमुख साझेदार है, उससे हथियार खरीदता है, उससे उसके आर्थिक संबंध है और तेल बेचने में उनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इन सभी के कारण जो सऊदी अरब पर दबाव है, उसके कारण ही वो ब्रिक्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही नाइजीरिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह में ब्रिक्स का साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया है। इसमें नाइजीरिया के अलावा बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया, ये नवा ब्रिक्स साझेदार बन गया है। आप समझ सकते हैं कि इसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, ये सभी देश जो एंटी अमेरिका हैं, और कुछ देश जो मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, ये सब जो हैं प्रो रशिया हैं या रशिया के साथ नजदीकी संबंध है इनके, इसीलिए ये लोग जो है ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन द्वारा इस संगठन का गठन किया गया था और एक साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। वो वर्ष 2024 में इस समूह का विस्तार किया गया। ईरान, मिस्र, इथोपिया और सऊदी अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया। इंडोनेशिया की उम्मीदवारी को अगस्त 2023 में इसमें समर्थन किया गया। तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया, इन्होंने सदस्य बनने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन कर रखा है। आने वाले समय में ये 10 से बढ़कर के इसमें 15 तक लोग सदस्य देश हो जाएंगे। अब ये ब्रिक्स के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। जो ब्रिक्स देश हैं, ये कुल वैश्विक जनसंख्या का 40% जो आबादी है वो ब्रिक्स देशों में रहती है। आप समझ सकते हैं, भारत और चीन जिधर जुड़ गए, अपने आप वहां आबादी बढ़ जाएगी। और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का भी 40% का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स देश करता है। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं को G7 और अन्य पश्चिम नेतृत्व वाली वित्तीय प्रणालियों को संतुलित करने के लिए एक समूह है। बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना, अमेरिका और यूरोप जैसी प्रमुख शक्तियों पर निर्भरता कम करना, यही ब्रिक्स का उद्देश्य है। लेकिन एक जो सबसे प्रमुख छद्म उद्देश्य है वो ये है कि एक जैसी विचारधारा वाले देश जो अमेरिका की खिलाफत करते हैं उनको एक मंच पर लाना। अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें वो है अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होना। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके माध्यम से वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर हो गए। ये अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर देने के कारण ये डिसीजन उन्होंने लिया है। और इसका कारण क्या बताया है कि कोविड-19 महामारी को निपटने में WHO ने लापरवाही की और त्वरित सुधारों को लागू रहने में विफल रहने के कारण उन्होंने WHO को छोड़ा है।
स्वाभाविक रूप से अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा जो फाइनेंसर था डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम का, उसके अलग होने के बाद डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा है कि अब हम जो है अपनी लागत में कटौती करेंगे और अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे। जो डब्ल्यूएचओ का पूरा फंड था, उसमें 18% का योगदान अकेले यूएसए करता था। अमेरिका द्वारा डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले समस्त वित्त पोषण और संसाधनों पर रोक लगेगी। डब्ल्यूएचओ में संलग्न अपने सभी अमेरिकी कर्मियों को वापस बुलाएगा। आज की डेट में ही अमेरिकी कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। महामारी की संधि के लिए वार्ता में अपनी भागीदारी बंद कर देगा, अर्थात कोई भी पैंडेमिक या एंडेमिक फैलेगा उसमें अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी राय कुछ मीटिंग में नहीं जाएगा। इसके वैश्विक प्रभाव क्या है? इसमें वैश्विक स्वास्थ्य सुधार हेतु आवश्यक वित्त पोषण में कमी आएगी। अफ्रीका व एशियाई देशों में पोलियो उन्मूलन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु जारी कार्यक्रमों में बाधा पड़ेगी। भारत में भी कई स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे HIV, तपेदिक, इन सभी के बारे में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें भी फंडिंग की कमी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ट्रंप प्रशासन ने जन्म सिद्ध नागरिकता का अधिकार को भी समाप्त कर दिया है। इसका निर्णय, इसके कारण जो जितने भी भारतीय H-1B वीजा और अस्थायी वीजा पर अमेरिका जाते हैं, तो उनमें उनके जो अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो स्वतः रूप से अमेरिका के नागरिक हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे सभी लोगों पर जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं अस्थायी वीजा पर, उन सभी के लिए ये जो है बहुत बुरा डिसीजन माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका जो है पेरिस समझौते से भी बाहर आ गया है। ट्रंप ने पेरिस जलवायु संधि से हटने के प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हटने वाले एक स्पष्टीकरण का भी पत्र शामिल था। अमेरिका के बाहर निकलने से जलवायु अनुकूलन और उसके संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें बाधा उत्पन्न होगी। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें वैश्विक मुद्दे उसमें संबंध में, तो क्वाड समूह की 20वीं वर्षगांठ। इसमें 31 जनवरी 2024 को क्वाड समूह के सदस्य देशों में विदेश मंत्रियों द्वारा क्वाड सहयोग की 20वीं वर्षगांठ पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। विदेश मंत्रियों ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत की पृष्ठभूमि में क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों को मिलकर पूरा करेगा। इसमें एक संयुक्त वक्तव्य दिया गया। इसमें कहा गया कि स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र, सदस्य देशों ने स्वतंत्र, समृद्ध व स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की में कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों का समूह है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान, इसकी जो है भूमिका पर भी चर्चा किया। इसके अतिरिक्त प्रशांत नेतृत्व क्षेत्र वाली जो क्षेत्रीय संरचना है, क्वाड समूह के सदस्यों ने प्रशांत क्षेत्र के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय संरचना, जिसमें प्रशांत द्वीप समूह फोरम, इसके लिए भी सम्मान व्यक्त किया। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का भी जो है क्वाड में समर्थन किया गया। आइए इसके बारे में एक प्रश्न देखते हैं। क्वाड के बारे में कुछ और है। क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा जारी किया गया था, लेकिन शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जापान में। उनके बाद ये विचार आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है स्पष्ट रूप से चीनी दबाव में था और चीन के विरोध में जाने को तैयार नहीं था। 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एक साथ आए और क्वाड गठबंधन का निर्माण किया। ये चारों राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हितों का समर्थन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन चारों देशों को अमेरिका से, चीन से खतरा महसूस होता है। अब एक अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भारत के संदर्भ में, सिंधु नदी जल विवाद पर तटस्थ विशेषज्ञ का निर्णय। 7 जनवरी 2025 को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लिनो द्वारा निर्णय दिया गया कि वह सिंधु की सहायक नदियों पर निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन और भारत पाकिस्तान के बीच मतभेदों में निर्णय लेने में सक्षम है। इसमें वर्तमान में विवाद क्या है? भारत सिंधु जो ये जल समझौता है, इसमें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की 2 जल विद्युत परियोजनाओं की डिजाइन पर आपत्ति जता रहा है।
पहली जो जल विद्युत योजना है वो गुरेज घाटी में किशन गंगा, जो झेलम की सहायक नदी है, उस पर बना है। और पाकिस्तान का आरोप है कि ये परियोजनाएं संधि के तहत भारत के दायित्व का उल्लंघन करती है। तो एक इसमें किशन गंगा पर बना है और दूसरा जो है वो चिनाब पर जो है रतले संयंत्र बन रहा है। इन दोनों पर उनको आपत्ति है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि भारत सिंधु जल संधि 1960 के अनुलग्नक एफ के पैराग्राफ 7 के तहत तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लिनो बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता है। इसमें भारत के अनुसार पहले जो विवाद है उनको स्थायी सिंधु आयोग द्वारा हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि वह सफल नहीं होता तो विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष रखा जाना चाहिए और अगर उसमें भी रिजल्ट नहीं आता तो ये मध्यस्थता न्यायालय द्वारा इसका समझौता किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का इसमें क्या पक्ष है? पाकिस्तान द्वारा मांग की गई थी कि आपत्तियों को मध्यस्थता न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए, मतलब सीधे फाइनल जो है पहले के 2 स्टेप को सरपास करके सीधे मध्यस्थता न्यायालय में जाया जाए। इसमें 2015 में पाकिस्तान ने जो है तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की थी और अब 2016 में वो सीधे मांग कर रहा है कि मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा निपटाया जाए। ये है क्या? तो इसमें भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी, सतलज ये भारत के हिस्से में आएंगी और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम ये पाकिस्तान को आवंटित की गई थी। और इसमें 3 प्रकार का वही अगर कोई विवाद होता है तो एक स्थायी सिंधु आयोग बनेगा, उसके माध्यम से विवाद हल होगा। अगर नहीं हो पाता है तो तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी, उससे भी नहीं होता तो मध्यस्थता न्यायालय का रास्ता अपनाया जाएगा। ये इस जो है समझौते में हुआ था। तो पाकिस्तान को 2 जो है जल विद्युत परियोजनाओं पे आपत्ति है, इसलिए उन्होंने जो है मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं। तो चलिए मित्रों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संगठन, समझौते, इससे जुड़े हुआ यही सेक्शन इस मैगजीन में दिया गया था। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।